आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मनीष सोनी जी, आप नर्मदापुरम से है, युवा साथी है और आपने गाय माता के साथ बहुत काम किया है और अभी खाद्य उद्यान विभाग के साथ जुड़ करके सूक्ष्म उद्योग के संबंध में उनको केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है। तो इन सब बारों में इसके विषय में आपको वो जानकारी देंगे। आदरणीय मनीष जी से निवेदन है कि वो आए और अपना ऑडियो वीडियो खोलकर सदन को अपनी बात बताएं। जी ओम। आप सभी को सादर ओम। मैं मनीष सोनी होशंगाबाद से अभी प्राकृतिक खेती पर काम कर रहे हैं और साथ में उद्यान के विभाग में पीएमएफएमई स्कीम के अंतर्गत किसानों को और नए युवा साथियों को फूड प्रोसेसिंग में नई इकाइयां स्थापित करवा रहे हैं। इसके पहले एक अपना परिचय देता हूँ। मैं पहले जॉब मैंने किया और आवाज कट रही, थोड़ी जगह बदल लो। नहीं आ रही है, थोड़ा जगह चेंज कर लीजिए। अब आ रही है आवाज? हाँ जी 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 आ रही, आवाज क्लियर आ रही है? आ रही, आ रही। जी हाँ हेलो, आ रही है, आ रही। जी। तो मैं बता रहा था कि पहले मैं एसबीआई लाइफ में जॉब में था, 8 साल जॉब करी। फिर जॉब के बाद में मन में एक प्रश्न आया कि हम जो नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी से आने वाला पैसा कहीं ना कहीं हमारे दैनिक खर्चों के लिए जाता है। उसमें महत्वपूर्ण होता है हमारा खान पान, अनाज। तो हम एक तरफ काम कर रहे हैं, तनख्वाह आ रही है, तनख्वाह हमारी खाने पीने की चीजों में ज्यादातर जा रही है। दूसरा, डॉक्टरी में जा रही है, क्योंकि हम सिटी में रहते हैं। सिटी में रहने की वजह से खान पान उतना अच्छा नहीं मिल पाता, शुद्ध नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमको डॉक्टरों का साथ भी लेना ही पड़ता है। फिर मैंने 2 एकड़ जमीन खरीदी। जमीन खरीदने के बाद में उसमें कुछ कुछ समय के लिए अ, अनाज अनाज लगाया। फिर डेयरी फार्म शुरू किया। डेयरी फार्म लगभग 2 साल चलाया। उसमें भी कई प्रकार की समस्याएं आई। उन समस्याओं से निपटते हुए हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही, आ रही, आ रही। फिर डेयरी डेयरी फार्म में भी कई समस्याएं आई। उन समस्याओं को निपटते हुए हम आगे पहुंचे, लेकिन डेयरी फार्म को ज्यादा लंबा नहीं चला पाए, क्योंकि डेयरी फार्म को चलाने के लिए लेबर लेबर भी चाहिए रहती है, जो लेबर को पाना। और हो रही है, आवाज गड़बड़ हो रही है। हेलो, आवाज गड़बड़ हो रही है, आवाज नहीं आ रही। अरे नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आवाज थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रही है। जी। जी। तो आगे मैं बताना चाह रहा हूँ
कि डेयरी फार्म को तो हमने अब बंद कर दिया है। डेयरी फार्म बंद करने के बाद में अभी मैं वर्तमान में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में पीएमएफएमई स्कीम में काम कर रहा हूँ, जिसमें किसानों को हम नई यूनिट फूड प्रोसेसिंग को लेके स्थापित करवा रहे हैं, जिससे किसान अपने उत्पाद को प्रोसेसिंग करके मार्केट में लेके आ सके, जिससे उनको अच्छा रेट मिल सके। जैसे कि हर किसान के पास में गेहूं, मूंग, चना आसानी से उपलब्ध होता है, लेकिन इसको वो जब डायरेक्ट मंडी में या व्यापारी को बेचता है तो उसे मुनाफा नहीं हो पाता, क्योंकि वो डायरेक्ट उसको सेल कर रहा है। उसका जो मुनाफा होता है वो व्यापारी किसी अन्य जगह को दे करके कमाता है, फिर वहां से कंपनियां उसको प्रोसेस करती है, फैक्ट्री है ना। इस टाइप से किसान को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। अभी शासन की योजना आई है जिसमें किसान अपनी छोटी छोटी यूनिटें लगाए, अपने खेत पर ही लगाए, और अपना जो भी अनाज वो उगा रहे हैं उसको प्रोसेस करे, या जो भी सब्जी है वो उगा रहे हैं उसको प्रोसेस करके मार्केट में बाई प्रोडक्ट के रूप में लेके आए, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होएगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर लगभग 18 यूनिटें स्टेब्लिश कराई है होशंगाबाद में, जिसमें मेन यूनिट हमारी टमाटर केचप की रही है। दूसरा आटा चक्की जो रहती थी अभी तक, कि चक्की वाले आटा पीस रहे थे, सीधा दे रहे थे। अभी हमने किसानों को कुछ फ्लोर मिल भी लगवाई है, जिससे किसान उसके पास का जो गेहूं है, जो वो अभी तक मंडी में 2200 रुपये कुंटल बेच रहा था, अब आटा बना के लगभग 38-40 रुपये किलो वो दे रहा है। उसमें मशीन के साथ में पैकेजिंग मशीन भी लगाई है ना। तो आटा पैक करके वो मार्केट में दे रहा है। 22 रुपये किलो वाला गेहूं आज उसको किलो मार्केट प्रोसेस करके बेच पा रहा है, तो लगभग उसको 8 से 10 रुपये का एक्स्ट्रा किसानों के में है। इसी प्रकार से जो सब्जी वाले किसान है, हमारे सब्जी में क्या मंडी में रेट नहीं मिलता तो किसान निराश होता है ना। मंडी रेट नहीं मिल रहा है, निराश हो जाता है, कहीं ना कहीं फिर सब्जी को बदल के लगा, तो रेट का तो खराब होता है। इसके लिए भी शासन की तरफ से सब है, 35 जैसे हमारे सब्जी वाले किसान के बाबई क्षेत्र में, वहाँ पर अभी टमाटर केचप की यूनिट लगवाई है। टमाटो केचप में क्या हो रहा था कि जो अच्छा टमाटर होता है वो तो मंडी जा रहा है, बाकी जो थोड़ा सा ज्यादा पका हुआ है या उसके वो टमाटर पड़ रहा थे। अभी उसने ये जो टमाटर उसको चालू कर दिया, टमाटर का बना, तो ऐसा बना है। एक खाद्य प्रसंस्करण यू ला रहे हैं और ऐसा मुनाफा ले एक खेत की, जिसमें हम लोगों को मनीष जी, आपकी आवाज पुनः नहीं आ रही है। आप ऐसा करो, कुछ थोड़ी जगह चेंज कर लो। आवाज है क्यों क्या? अपना 5 किलोमीटर पे अपना वीडियो भी बंद करना, हो सकता है वीडियो बंद करने से थोड़ा सा नेटवर्क बढ़ जाए और हाँ, साफ वीडियो सुनाई दे। हाँ, वीडियो बंद करके करो। जी, अभी आवाज आ रही है सर? आ रही है जी, आ रही है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी हमने एक प्लान लेकर आए हैं गाय से जोड़ने के लिए लोगों को, क्योंकि गाय की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है ना। गाय की स्थिति अच्छी ना होने के कारण ही कहीं ना कहीं हमारे आसपास के, है ना, लोगों की स्थिति बिगड़ रही है। क्योंकि सीधी सी बात है, हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है। वो कृषि प्रधान देश तभी रहा है जब हमारे पास में गाय हुआ करती थी, है ना। पुराने जमाने अगर अपन देखें आज से 30-40 साल पहले
हर किसान के पास में 4-4 5-5 गैया होती थी। आज की स्थिति आप देखिए, एक भी गैया नहीं बची। जानवर के नाम पे किसानों के पास कुछ बचा ही नहीं है। सीधा, है ना, ट्रैक्टर उपकरण आ गए हैं जिससे वो किसानी कर रहा है। अब जब गाय नहीं है तो उसको जो है खाद भी नहीं मिल रहा, सारी चीजें वो खरीद के खा रहा है, मतलब खरीद के अपने खेत में उपयोग कर रहा है और मार्केट से लाके आर्थिक नुकसान भी झेल रहा है। तो गाय जब तक नहीं होगी, जब तक किसानी में फायदा नहीं हो पाएगा। मनीष जी, गाड़ी से होशंगाबाद आ जाओ वापस जल्दी, फर्राडे से। आवाज नहीं आ रही ना? नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही, मनीष मैं जी, तो बोल रहा हूँ होशंगाबाद आ जाओ। मनीष जी नेटवर्क में, चलिए मनीष जी का आगे नेटवर्क में आ जाएंगे तो उनका मार्गदर्शन लेंगे। आदरणीय मेहरा जी, जी जी ओ और मनीष जी की आवाज नहीं आ रही है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। जी जी अ, शायद आवाज नहीं आ रही है। अब हम आदरणीय हम पवन सर जी को बुलाते हैं, ताकि वो हम सबको मार्गदर्शन दें और वो दिशा दें और हम सब उस पर फिर चर्चा करें सदन में। आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ विनम्रता के साथ कि वो आए और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी नमस्कार सभी को, धन्यवाद। बहुत सुंदर आज की वो कक्षा भी बहुत सुंदर तरीके से रही। और मनीष सोनी जी ने के साथ मुलाकात हुई थी नर्मदापुरम में, और बहुत सुंदर उन्होंने आकृति बनाई थी गणेश जी की, और बहुत बढ़िया उनका कार्यक्रम है। और अभी जो योगदान कर रहे हैं तो वो भी काबिल तारीफ है, और आशा है कि वो इस तरह से आगे किसानों को जो ये यूनिट कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है इस माध्यम से, उससे सभी को नई प्रेरणा मिलेगी। और मैं आज जो है पिछले 1-2 दिन से जरा नेटवर्क खराब था तो मैं जुड़ नहीं पाया, लेकिन मन में विचार आ रहे थे कि हमारे जो 525वां योगाहार दिवस था उसको समापन हुए हमारे 6 महीने पूर्ण हो गए थे 9 तारीख को, और लेकिन आज 11 तारीख हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, छः छः महीने की एक ये अवसर पर जो पुरानी हम याद थी हमारे बीच में, हमने जो अनुभव किया, जो अनुभव बांटे, जो हम एक दूसरे से मिले, उसकी जरा सी एक आत्म आत्म हम समीक्षा करने का प्रयास करें, और यह देखें कि हमने जो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हम एक नई गति मिली हमें कार्य करने की, और नई प्रेरणा भी मिली, नई ऊर्जा भी मिली, उसके विषय में थोड़ा सा अगर हम वार्तालाप करते हैं, आज नहीं तो कल, क्योंकि मनीष जी भी अब वापस जुड़ गए हैं तो उनकी बात भी सुनना जरूरी है। तो हम एक समय इसके लिए निकालें कि हमने इस नर्मदापुरम के 525वें योगाहार में क्या क्या किया, क्या हमने अनुभव रहे, और 6 माह वहां पूर्ण होने के बाद हमारे नर्मदापुरम के जो हमारे साथी हैं वो अब कैसे इसको देखते हैं। और उस समय नर्मदापुरम का एक दो चीजें हमने की थी। एक तो हमने जैविक शपथ ली थी, और दूसरी हमने किया था नर्मदापुरम का घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र से जो भी चीजें हैं उसकी एक पुनरावृत्ति कर लेते हैं, इसको एक फिर से एक समझने का प्रयास कर लेते हैं कि हमने जो बातें उस समय लिखी थी उसमें से कितनी चीजें हमारे लिए सार्थक रही, कितनी चीजें हम लोग नहीं कर पाए, कितनी चीजें हमें कर पाए, कितनी चीजें हम उसके आगे भी बढ़ पाए। ऐसे ही अगर एक पुनरावृत्ति हम लोग करते हैं तो निश्चित रूप से एक हमारी एक आंतरिक समीक्षा हो जाएगी, और आंतरिक समीक्षा के साथ कुछ और शायद विचार जो अ, छूट गए हैं वो भी सब हमें रिवाइज करने का मौका मिलेगा, और इस प्रकार से
इस कार्यक्रम में भी हम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे विचार आ रहे थे परसों से, लेकिन उसमें संवाद नहीं हो पाया। और लेकिन मुझे लगता है कि हमें संवाद जरूर करना चाहिए। अगर सब लोग इच्छुक होंगे तो हम इस पर भी संवाद करते हैं। तो अगर मनीष जी जुड़ गए हैं तो हम निश्चित रूप से उनको बुलाना चाहेंगे, तो अपना वो करते हुए आगे कार्यक्रम को, अपनी बात को आगे रखें। मैं ओम अपने को यही विराम देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। तो गाय के ऊपर मैं बात कर रहा था, जैसे कि अभी हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती की, जैविक खेती की। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती बगैर गाय के संभव नहीं है। गाय होगी तभी जैविक खेती या प्राकृतिक खेती हो सकती है ना। अभी हमने एक नया प्लान लेकर के आए हैं, जो हमारे आसपास के क्षेत्रों में हमने उसको काम करना भी शुरू कर दिया है। किसानों के घर घर हम जाकर 1 एकड़ बगैर पेस्टिसाइड वाली खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्हें पेस्टिसाइड वाली जो केमिकल रासायनिक खेती हो रही है उसके दुष्परिणाम बता रहे हैं। क्योंकि अभी तक हम लगभग 30-40 घरों में गए हैं, तो वहां पर जब हमने बात करी तो किसी न किसी टाइप से उनके परिवार में 1 या 2 व्यक्ति बीमारी से मतलब बीमार मिले ही मिले, है ना। फिर उनसे बात पूछी कि बीमार कैसे हुए, कुछ ये नशा करते हैं या कुछ और भी विसंगतियों में है। तो बताया कि नहीं, है ना। जैसे कुछ तो बुजुर्ग हैं जिन्होंने कभी किसी भी टाइप का नशा किया ही नहीं है, तंबाकू सुपारी तक नहीं खाई, फिर वो लोग बीमारियों से कैसे ग्रसित हो गए। फिर जब इस पर उनसे बात करी तो बहुत लंबे, मतलब आधे घंटे 1 घंटे उनके साथ में जब हमने टाइम दिया तो बात निकली कि आप लगभग 40-50 सालों से रसायन वाला अनाज अपन खा रहे हैं, जो स्लो पॉइजन का काम कर रहा है, धीरे धीरे करके हमारे शरीर के अंगों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। तो फिर उन लोग को समझ में आई कि हाँ, ये बात हो सकती है ना। फिर उन्होंने कहा कि ये तो शासन की तरफ से ही कुछ लोग आते रहते हैं, वो लोग बताते कि ऐसा करो वैसा करो। फिर जब उनसे ऐसी बात करी उनके हित के लिए, तो फिर बातें समझ भी आई। फिर हमने कहा कि अब आप एक काम करें, कम से कम 1 गैया आप लेके आए और सिर्फ गोबर गोमूत्र के लिए उसको पालें, और उस गोबर गोमूत्र को खाद में परिवर्तित करके अपने 1 एकड़ या आधा एकड़ में डालें। क्योंकि 5-6 फैमिली के लिए आधा एकड़ भी जमीन पर्याप्त है 5-6 सदस्यों के लिए, है ना। तो हमने कहा बड़े क्षेत्र में नहीं कर सकते तो छोटे क्षेत्र में करिए। तो लोगों की मानसिकता बदली और कुछ लोगों ने गाय लेकर भी आए हैं और काम करना चालू किया। इसके लिए भी हमने एक और पॉइंट रखा कि आप गोबर गोमूत्र के लिए आपको गैया चाहिए है, तो आप जो है कोई महंगी महंगी गैया ना लेके आए। जो हमारे सिटी में रोड पर घूम रही, सड़कों पे घूम रही है, उन्हीं में से गैया देख लीजिए और अपने खेत पे लाके एक तो आपको गोबर गोमूत्र मिल जाएगा, और दूसरा जो गाय हमारी सड़कों पर मर रही है, पन्नी खा रही है, वो भी सही जगह पे आ जाएगी। गाय का असली है ना, किसान ने ही तो उसको भगाई है। शहर के लोगों के पास तो गैया थी नहीं, है ना। और तो हमने ही भगाई है, हम ही को वापस उसको लेके आना पड़ेगा। इस थीम पर सर हम काम कर रहे हैं और उसका अच्छा परिणाम भी मिल रहा है। आदरणीय मेहरा सर के साथ भी कुछ जगह पर हम गए हैं, मेहरा जी के मार्गदर्शन में काम चल रहा है। तो इस तरह से गायों को से जोड़ने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। और दूसरा, जो सिटी में लोग सर्विस क्लास के हैं, है ना, जिन लोगों को नेचुरल वातावरण पसंद है, उन लोगों को भी एक गौशाला को लेके प्लान किया है सर, जो मैं मेरे खेत पर ही उसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ। और हमने उसके लिए मेरी को खाली छोड़ के रखा है अभी। उस पर हमने ये प्लान किया है सर कि जितने भी लोग
प्राकृतिक वातावरण को पसंद करते हैं, वो लोगों के माध्यम से हम एक एक गैया जो शहर में घूम रही है, जिसे कोई नहीं पूछता, इधर से उधर बेचारी जा रही है, सड़क दुर्घटना में मर रही है या पन्नी कचरा खाने को मजबूर है, उस टाइप की हम सर अभी 20 गायों से एक ड्राई गौशाला शुरू करना चाह रहे हैं, जिसमें कोई नौकर चाकर नहीं होगा, कोई नौकर मालिक नहीं होगा। जो भी लोग हमारे साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे ही उसमें समय निकाल के अपने हिसाब से सेवा करने के लिए आएंगे। इस प्लान में अभी हमने लगभग 18 लोगों को सर ऐड किया है। सभी का बहुत अच्छा पॉजिटिव हमको फीडबैक मिला है और इसमें आर्थिक मदद भी सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि खुद का ही प्लान है सर, ये किसी एक का प्लान नहीं है। वो सेवा करना सभी के लिए बहुत जरूरी है और इस माध्यम से कहीं ना कहीं वो गायों से जुड़ेंगे, उनकी फैमिली गायों से जुड़ेगी, है ना सर, उनको गो सेवा करने का अवसर मिलेगा। साथ में उससे जो गोबर गोमूत्र मिलेगा उसी से हमने पास में एक जमीन के किराए पे लेके 2 एकड़ का, तो उससे जो भी अनाज सब्जी वगैरह हम लगाएंगे वो जो जिन फैमिलियों को हमने ऐड किया है उन तक वो शुद्ध जैविक अनाज सब्जी है ना फल पहुंचाया जाएगा सर। इस टाइप से अभी हम काम कर रहे हैं। जी मेरा सर। तो बहुत धन्यवाद। ये जो नई सोच लेकर के आप आए हैं अच्छा है, इसमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और सदन में जिनका भी प्रश्न हो वो आदरणीय मनीष जी से पूछ सकते हैं। जी मनीष जी, बहुत सुंदर। आदरणीय बने सिंह जी। जी जी हो सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जैसे मनीष जी बता रहे थे कि वो आटा पिसवा करके देते, तो वो गेहूं जैविक है या रासायनिक वाले गेहूं है? सर वो तो अभी ना रासायनिक ही गेहूं है, क्योंकि ज्यादातर तो रासायनिक का ही उपयोग कर रहा है किसान। और ये जो स्कीम चल रही है शासन की, इसमें 35% सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है ना। तो किसान मतलब रासायनिक करे या जैविक करे, किसान को उतना अच्छा फायदा नहीं हो रहा है सर आज की स्थिति में। तो उसको सिर्फ उसके प्रोडक्ट की, उसके उत्पाद की वैल्यू बढ़ाने के लिए शासन ने ये स्कीम लेके आई है। जैसे आज भी अगर मार्केट में जो गेहूं आ रहा है या आटा आ रहा है, तो ये पूरा जैविक तो नहीं है ना सर, है ना। तो इस जो अभी मार्केट में आ रहा है इसका फायदा बड़ी बड़ी कंपनियां ले रही है, किसान को तो मिलता ही नहीं है। जैसे कि जो 2 एकड़ का किसान है, सपोज 2 एकड़ का किसान है ना, उसके पास में लगभग 2 एकड़ से 40 क्विंटल तो गेहूं होएगा, है ना। तो 40 क्विंटल गेहूं अगर वो मंडी या किसी को बेचता है तो 2200 रुपये क्विंटल मिलेगा, मतलब बेचेगा। और अभी जब वो प्रोसेस करना चालू किया तो लगभग 38 से 40 रुपए केजी वो अपना गेहूं को बेच पा रहा है। साथ में जो लोकल की पिसाई आएगी वो अलग हो गई सर, इस टाइप से। तो उसमें रासायनिक और जैविक ऐसा कुछ नहीं है, वो सारा है सर। ये जो आटा है हाथ गट्टी का आटा है या फिर चक्की वाला आटा है? ये चक्की वाला आटा है सर। जी, यदि हम हाथ गट्टी का आटा बनाने का एक समूह बनाए तो उसके ऊपर डिमांड आ सकती है क्या अपने को? सर जो स्कीम चल रही है उसमें तो मशीनों पर ही अनुदान है सर। ये हाथ गट्टी वाला क्या हैंडमेड हो जाएगी, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों के लिए है सर। हाथ गट्टी हैंडमेड है सर ये। जी जी आदरणीय शैलेश यादव जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। ओम जी, सदन को नमन। मैं ये कह रहा था इसकी और भी कोई योजना है गौशाला को लेकर सरकार की, गांव के स्तर पर हो तो कृपया उसके बारे में बताएं। सर गौशाला या गाय को लेके स्कीमें तो बहुत सारी चल रही है और बहुत बड़े लेवल पर चल रही है, लेकिन किसानों तक एक तो जानकारी का अभाव भी है ना, और दूसरा जगह का भी अभाव है ना। फिर एक तीसरी सबसे बड़ी समस्या सर जो आती है गौशाला संचालन करने के लिए, अभी लेबर वर्क की, है ना, और लेबर सर मिलती नहीं है ऐसे आसानी से। तो गायों को किसी भी गौशाला को संचालन करने के लिए जब तक व्यक्ति खुद से डिवोटी नहीं होंगे, खुद से समर्पित नहीं होंगे,
ऐसी कोई गौशाला सर संचालित नहीं हो सकती। आज की स्थिति में आप जिस भी क्षेत्र में से बिलोंग कर रहे हैं, वहां पे आप आसपास नियर बाय जाके देखिए कितनी गौशालाएं ठीक से संचालित है, वहाँ की गाय स्वस्थ है ना। आपको मुश्किल से कहीं मिलेगी तो सर 4 से 5% होगा कि जो मिलेगी। लेकिन हाँ, हम मतलब मैं और मेहरा सर गुजरात गए थे। गुजरात में हमने कम से कम सर 20 से 22 गौशाला देखी हैं, और वो सारी की सारी गौशाला सेल्फ मतलब खुद से जिन भी लोगों ने खोली है, उनके साथी वगैरह हैं, वो खुद है, खुद समर्पित हैं। वहां पे कोई नौकर चाकर नहीं रखते। वो जिन लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया वही उसके नौकर है, वही मालिक हैं। और उन गायों की स्थिति आप देखेंगे तो इतनी स्वस्थ है कि मतलब अद्भुत है सर, देख के आपको मजा आ जाए, है ना। अब अगर कोई बीमार व्यक्ति गौशाला पहुंच जाए तो ठीक होके ही वापस निकलेगा, वो इतनी अच्छी गौशाला है। लेकिन हमारे यहाँ पर आज स्थिति ऐसी है कि जब शासन से फंडिंग मिलती है गौशाला को चलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग होता है पैसे का, है ना। तो स्कीमें बहुत सारी चल रही है, लेकिन अभी अपना उद्देश्य ये है सर कि हर एक व्यक्ति को, किसान को कम से कम एक गाय तो अभी रखवाएं अपन। स्कीम चलने के लिए तो सर बहुत सारी स्कीम है, जैसे कि नेशनल कामधेनु स्कीम है, उसमें 100 गाय रखने के लिए प्रावधान है ना, 50 गाय रखने के लिए प्रावधान है, नंदीशाला बनाने के लिए भी है सर उसमें। तो स्कीमें बहुत सारी चल रही हैं सर, है ना। 10 गाय के लिए भी है। जैसे कि हम मध्य प्रदेश से हैं, तो मध्य प्रदेश में आचार्य विद्यासागर स्कीम चल रही है, जिसमें आप 10 गाय रख सकते हैं। उस पे भी आपको 35% का अनुदान है। जी ओम। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। और किसी हमारे भाई को सदन में अगर कोई गौशाला से संबंधित माता गाय जो हमारे आदरणीय मनीष मनीष ने बताया है, उसमें अगर किसी का कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित हैं। मैं जी आदरणीय कल्पना जी, हमारी कल्पना जी भी गौशाला की बहुत ध्यान रखती हैं और इनका बहुत इंटरेस्ट है गौपालन में। मैं बहन जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और संवाद करें। ओम जी, सदन को प्रणाम। ओम जी, सदन को प्रणाम। जी बहन जी ओम, स्वागत है आपका। भाई जी, मैं अभी एक गौशाला तो आपको दिखाई थी मैंने, वो तो स्वस्थ है जी और आपको आना भी है। लेकिन एक और जी गौशाला उसी मतलब ग्राम में है, भाने गांव में, तो वो गवर्नमेंट से अनुदानित है। लेकिन मैंने उसका भ्रमण किया मतलब अभी कुछ दिन पहले संडे सोमवार को। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी आ रही है, पूरी आ रही है आपकी। जी, तो मैंने भ्रमण किया उस गौशाला का। तो उसमें गवर्नमेंट से अनुदानित है, 5 एकड़ में है, उसकी फोटोग्राफ्स मैं आपको भेजूंगी। लेकिन वहाँ क्या कर रहे हैं, जो पोस्ट जो नाके पे जो काटने वाली गाय, मतलब जो क्या बोल रहे हैं, कटाई वाली गाय जो होती है, वो गाय को पकड़ के उन लोग गवर्नमेंट उनको उसमें दे रही है, मतलब गौशाला में दे रही है। तो वही गाय 22 गाय थी, जो बूढ़ी बूढ़ी गाय थी। और भी कुछ गाय थी, उनकी स्थिति खराब थी, तो वो उन्होंने बताया कि 30-35 गाय बारिश में अभी मृत्यु हो गई है गायों की, और कुछ 22 गाय बची, और पूरी ऐसी हालत में है जैसे, और समूह संचालन कर रहा है। तो मैं अध्यक्ष और सचिव से अध्यक्ष से मिली फिर एक दीदी से, तो उन्होंने बताया कि वो तो बोले हमने इतना पैसा लगाया, घास लगाया, उसका घास अभी 3-4 महीने से लगाया, लेकिन उसको काटे नहीं उन्होंने, और हालत अच्छी नहीं है। मतलब बहुत बुरा लगा उस गौशाला में देख के। तो मैंने बोली, क्योंकि भैया आपके बारे में बताया कि ये अपना योगा हार के बारे में बताया, और बोले कि हम एक दिन ऑर्गेनाइज करेंगे अभी जल्दी ही, आने वाले महीने में, और आपको बुलाएंगे। और ऐसे और भी गौशाला है, स्वस्थ भी है, लेकिन उसको टेक्निकल तरीके से उनको गवर्नमेंट की योजनाओं से कुछ, जैसे बोला अभी थोड़ा देर पहले कि लाभ गलत तरीके से लाभ लेते हैं। ये वाली उनमें से ये वाली गौशाला थी कि कुछ पैसा आता होगा, उसके बारे में मुझे डिटेल ज्यादा कुछ भी नहीं पता। मैं तो बस अभी सीख रही हूँ, आप लोगों का सुन रही हूँ मैं रोज, इसलिए मैं बोल नहीं पाती, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ सीखना है अभी। तो बस सुन रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। तो मैं आप लोग आएंगे तो सारी चीजें बताएंगे। तो अच्छी हालत नहीं है कुछ गौशालाओं की, और कुछ गौशाला की अच्छी है, तो उनको वो नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है, वो नहीं पता। तो ये अवेयरनेस तो लाना ही होगा, अवेयरनेस की कमी की वजह से
सब कुछ रहते हुए भी मतलब नहीं कर पा रहे, बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं। पहले तो आपको, आपके पुरुषार्थ को, आपकी भावना को मैं प्रणाम करता हूँ। चूंकि एक टीचर हैं आप और बालाघाट जिले से हैं, और टीचर का काम पढ़ाना है, स्कूल जाना और आना, और कोई लेना देना नहीं रहता है अधिकतर लोग। लेकिन आपने अपने कर्तव्य के बाद गौशालाओं पर ध्यान दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो कि गाय माता की रक्षा कैसे हो, ये गौशाला का नाम और बताने का कष्ट करें। किस गौशाला में जो जो कटने वाली गाय जाती ना, ट्रक पकड़ लेते होंगे और वो गाय गौशाला में छोड़ देते होंगे, ऐसा है ना आपका कहना? जी जी जी। जो जो ट्रक पकड़े जाते हैं वो गौशाला प्रशासन वाले उस गौशाला में कर देते होंगे, जी हाँ। यही है ना? जी। जी जी। वो तो उनकी गौशाला का, व्यवस्था नहीं हो। हाँ जी, मुंडी देव, हाँ मुंडी देव करके है उस गौशाला का नाम। मुंडी देव। जी। ये ये है कौन सी तहसील है? तहसील लांजी तहसील में है, भाने गांव में। भाने गांव। जी, BHA भाने गांव। भाने गांव, जिला और बालाघाट। जी जी, और उसी में एक गौशाला दिखाई थी उसी भाने गांव में, जो कुणबी समाज हाँ के नव युवाओं ने, 32 युवाओं ने अपना पैसा खर्च करके गाय खरीद के लाए और बनाए, जो स्वस्थ गौशाला है। लेकिन उसमें टेंट नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा कच्चा सा बनाया है। लेकिन गाय बहुत स्वस्थ है, और वर्कर रखे हैं उन्होंने और हरी घास खिला रहे हैं। और दूध का बहुत अच्छा संचालन हो रहा है। दूध, पनीर और खोआ वगैरह का मतलब सप्लाई करते हैं, घर के लिए यूज करते हैं, सप्लाई भी करते हैं, मतलब जिसको इच्छाएं होती है वो लेते हैं। तो वो चल रहा है। लेकिन उसको मिलना चाहिए बेनिफिट, कि उसको कैसे यूज करे और गवर्नमेंट की शासन योजनाओं से कैसे लाभान्वित करे, उसके लिए करना है। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने 5 एकड़ में सब कुछ बना दिया, मतलब बहुत सब कुछ बना दिया, लेकिन उसके लिए गाय नहीं खरीद पाए। और उसका मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि सब समझने के बाद कि उसका नहीं हो पा रहा है संचालन, और बेनिफिट ले रहे हैं लोग, ऐसा लगा समूह तरफ से। जी जी। बहन जी, जो दोनों गाय गौशालाओं का नाम और दोनों गौशालाओं में क्या समस्या है, जब तक हमारा, जब हम आते हैं वो आते ही हैं, लेकिन अभी हम भोपाल जाएंगे तो हमारे जो गौ संवर्धन बोर्ड की राष्ट्रीय समिति में हमारे प्रदेश संयोजक है NGO प्रकोष्ठ के राम जी, तो उन्होंने हमें एक जानकारी मांगी है कि प्रदेश भर में एक हमें 10-10 गौ सेवकों की एक सूची चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ योगहार परिवार के सदस्यों से, अपने अपने जिले में एक 10-10 गौ सेवक जो गौ सेवा करते हों, ऐसे व्यक्तियों के नाम चाहिए हमें। तो मुझे इस दैनिक योगहार कार्यक्रम ग्रुप में अपने अपने जिले से जितने भी हो, 2 नाम हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, अधिकतम 10 नाम जो है आप भेज सकते हैं, वो प्रदेश में भेजना है। एक बात। दूसरी बात ये कि जिन गौशालाओं में समस्याएं हैं वो समस्याएं भी जरूर लिख के दें, क्योंकि अगला प्रवास गौशालाओं पर अपन हमारा भोपाल जाके गौ संवर्धन बोर्ड में एक बैठक करेंगे। इसके बाद वहां प्रवास कराएंगे, जहां टीन सेट की जरूरत है या जो भी वहां कमियां हैं उसको देखेंगे। जो गौशालाओं के नाम पर सिर्फ राशि ले रहे हैं, गौ सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको अपन बंद करेंगे। उस जो जो समूह संचालन नहीं कर पा रहा है उनको बदलेंगे। और अभी प्रस्ताव दिया है कि जल्दी से जल्दी जो समूह संचालन नहीं कर पा रहे हैं उनमें स्वयंसेवी संस्थाओं को संचालन की व्यवस्था दी जाएगी, NGO को। ये भी अब काम शुरू होने वाला है। तो हमारा निवेदन है कि आप लोग जो हमको सुन रहे हैं वो अपने अपने जिले से जो गौ सेवा करते हैं ऐसे भाइयों के नाम भेजने का कष्ट करें। और कल्पना बहन जी, आप दोनों गौशालाओं के नाम और उनकी समस्याएं मुझे जरूर शेयर कर दें, और इसके बाद हम इस पर जाके भोपाल में और गौ संवर्धन बोर्ड में हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, मंत्री जी, और जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनसे संवाद करके और फिर इस विषय पर अपन चर्चा करते हैं। क्योंकि आप लोग गाय सेवा के लिए, जैसा हमारे मनीष जी ने आज के चीफ गेस्ट महोदय ने बताया कि हम एक 18 व्यक्तियों की उन्होंने टीम बनाई, और टीम बना करके जो गाय शहर में घूम रही हैं, गांव में घूम रही हैं, उन गायों को हम संरक्षण करके गौशाला में ले जा करके, और उनका हर व्यक्ति आएगा और अपनी गाय की गोबर डालेगा, गौमूत्र लेगा, सेवा करेगा, घास फूस डालेगा। ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे अगर व्यवहार में अगर समाज आ जाएगा तो ये प्रेरणा मिलेगी, और ये गौशाला के हिसाब से अन्य जिलों में भी, अन्य जगह भी, अन्य शहरों में लोग करने लगेंगे। जैसा अभी पिछले कार्यक्रम में कहा गया था कि गाय को सहलाना, गाय को गले लगाना, तो अमेरिका में तो पैसे लगने लगे हैं।
जिनके पास गाय है उनके पास लोग जाते हैं और गौ सेवा मालिक को पैसे देते हैं और वो गाय का सहलाते हैं उससे। तो ये भी बहुत अच्छा है कि हमारे शहर के लोग जाएं, गोबर डालें, हाथ लगाएं और गाय की सेवा करें। और अपनी अपनी गाय वहां जाके 18 गाय रखें, 18 व्यक्ति जाएंगे और वही करेंगे, कोई नौकर नहीं रहेगा। ये बहुत अच्छी नवाचार है। मनीष जी को मैं सदन के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। आदरणीय हमारे भगवान दास कुशवाहा जी ने हैंड रेस किया है जबलपुर से, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। जी, आदरणीय सदन को मेरा ओम वंदन, अभिनंदन। आज की बहुत अच्छी परिचर्चा है गौ के ऊपर से। तो मेरा सवाल था कि अभी जो हमारी सरकार ने 900 रुपये हर मंथ एक गाय के लिए देने को कहा था, उसमें कुछ हो रहा कि ऐसे ही घोषणा भर है, इसकी जानकारी चाहे। और दूसरी बात है, जो अभी आपने कहा कि गौ सेवकों के नाम देना है, तो उसमें जिसके पास गाय का कोई लिमिट है या एक गाय 2 गाय रखे हैं तो उसका भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ उसके बारे में भी। आदरणीय भगवान दास जी, हमारा जो मानना है, जो हमें जानकारी है, अभी तो आपने जो बात कही है ये बात भी आप लिख के उसमें ग्रुप में डाल दें ताकि मुझे ध्यान रहे। मैं एक सारी चीज एक समरी बना करके ले जाऊंगा। जो 900 रुपया हर माह देने की बात कही है, जो किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उन किसानों की जो गाय है उसको 900 रुपया गाय के हिसाब से सरकार ने देने की घोषणा की है। अब वो किन किन जिलों में अभी लागू किया है ये जाके मालूम पड़ेगा। अभी हमें मालूम नहीं कि सभी कुछ जिलों में जो नर्मदापुरम से लगे हुए कुछ जिले हैं शायद वहां घोषणा की है या सारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में की है, ये जाने के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन दोनों चीजें आप लिख करके दे दें। चाहे किसान के पास एक गाय हो चाहे 2 गाय हो, ये जरूरी नहीं है कि 10 गाय और 20 गाय हो। ये अगर एक गाय है तो 900 रुपया मिलेगा, 2 है तो 1800 मिलेगा। और प्राकृतिक खेती जो किसान कर रहा है उसके लिए ये मालूम है, परंतु किन किन जिलों में लागू हो गया है इसकी जाके जानकारी करेंगे। और किसी भाई का जी, मनीष जी, अगर इस पर कोई आपको आपको कोई सजेशन देना है मनीष जी तो आप बता सकते हैं। भाई साहब मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस बिंदु पे कि सरकार ने 900 रुपये बोला, अच्छी बात है बोला, लेकिन आप थोड़ा सा एक बात बुरी भी लग सकती है कि जैसे गाय है तो गाय ना किसान का महत्वपूर्ण अंग बोल सकते हैं। उसके बगैर किसान हो या एक आम नागरिक है कोई भी जी नहीं सकता। आज हम स्थिति देख रहे हैं, बड़ी भयानक है। सरकार ने 900 रुपये घोषणा कर दी कि 900 रुपये देगी। 900 रुपये में क्या होता बताइए ना। आज आज 2000 रुपये का तो एक बोरा आता है उसके अनाज के लिए, मतलब गाय के लिए। मार्केट में क्या होगा 900 रुपये का, है ना। ये सिर्फ एक सरकारों की घोषणा है। सरकार कोई भी हो, ये घोषणा करना ही सरकार का काम है ना। वो सारी चीजों को छोड़ के किसान को, व्यक्ति को काम करे गायों के लिए, है ना। जैसे कि गाय है तो गाय हमारा एक सदस्य है ना परिवार का। आज की स्थिति में अगर हम देखें तो किसी व्यक्ति की अगर गैया कहीं गुम जाए या किसान की गैया आज रोड पर है, किसी को कोई चिंता नहीं है। आज आप एक छोटा सा कुत्ता पाल लो, है ना, कोई सा भी, अगर वो गुम जाए तो पूरे मोहल्ले में हाहाकार मच जाता है कि फलाने व्यक्ति का कुत्ता गुम गया। तो कहाँ है, उसकी रिपोर्टें डल जाती है। सर कुछ केस तो हमने ऐसे देखे, पुलिस आ जाती है, लोग को पकड़ के बोले जाते हैं कि हाँ इस व्यक्ति ने कुत्ता तेरा मतलब चोरी किया था, ये वापस ले ले। और वही चीज अगर हम गाय पे देखें तो गाय पे कोई ना तो कोई चिंता करता है ना कोई उसको सीरियसली लेता है। ये स्थिति हमारे है। तो ये कोई सरकार नहीं सुधार सकती। 900 रुपए की जगह 9000 दे देगी, जब भी नहीं सुधरेगी। वो 9000 रुपए व्यक्ति खुद ही मतलब उसको खा जाएगा, गैया को नहीं खिलाएगा। क्योंकि गाय तो हमारी है ना, अपनी है। जैसे हमारे माँ बाप है, हमको माँ बाप की सेवा करनी है। माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, तो वो क्या किसी से कोई अनुदान लेते क्या, या फिर किसी सरकार पर डिपेंडेंट है क्या कि हमारे बच्चों को हमें पढ़ाना है तो आप हमको इतना दीजिए उतना दीजिए। नहीं, हमारे बच्चों को हमको पालना है तो हम उनका चिंता भी हम करेंगे, उनका रहन सहन का सारी चीजों का अरेंजमेंट माँ बाप का रहता है ना। इसी प्रकार से जब माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं तो बच्चों का भी कर्तव्य है कि अपने माँ बाप का ठीक से ध्यान रखे। इसी प्रकार से जब तक गैया को हम अपना महत्वपूर्ण अंग, अपना महत्वपूर्ण सदस्य नहीं मानेंगे, कोई सरकार आ जाए कुछ नहीं भी अनुदान दे ले, कुछ नहीं हो सकता सर। मेरा तो ये मानना है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है मनीष जी।
आपने कि हमारी विचारधारा होना चाहिए, नहीं तो 900 रुपये और 9,000 रुपये से भी कुछ नहीं होने वाला। ये बात सही है, कितना भी व्यक्ति को दे दो वो अपने में लगा देगा और गाय की सेवा नहीं करेगा। हाँ, अगर हमने ये मन में ठान लिया कि गाय की से उससे जो हमें क्या आमद हो रही है इसको विचार न करके और वो अपने जीवन में एक गाय की सेवा करने का लक्ष्य ले ले। हमें सेवा करना है, जैसे हम गाय रखे हैं, मैं आपको बताऊं, मैं कभी हिसाब नहीं लगाता हूँ, चाहे उसमें आधा लीटर दूध निकले, चाहे 1 लीटर दूध निकले, चाहे जितना भी निकले, लेकिन मैं उसको खिलाता पिलाता हूँ। कोई हिसाब किताब नहीं, कोई हमें कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं। हमें गाय की सेवा करना ही है, मुझे रोज गाय के पास जाना ही है। इस प्रकार से हमें काम करना है। हमारे शरद भैया ध्यान पूछते रहते, आप पेड़ों के पास गए, आप खेत में गए, आप गाय के पास गए नहीं गए, ऐसा हम करते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, जो आपने कुत्ते की बात कही है कि कुत्ता पालते हैं, कुत्ते को साथ में ले जाते हैं, उसको नहला रहे हैं, उसको लेटरिन करा रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, उसको लेटा रहे हैं, उसको बिस्तर में सुला रहे हैं, ये जो है, मैं नहीं कहता कुत्ता रखिए, बाहर रखिए, परंतु गाय को अवश्य पालिए। और बातें बहुत बड़बड़ी करते हैं, बहुत बड़बड़ी प्रवचन देते हैं, मंचों पर भी व्यक्ति जो है भाषण देते हैं, परंतु कुत्ते जो है पालते हैं और गाय को बगल में रखते हैं। मेरा निवेदन है कि कुत्तों की जगह गाय को जरूर पाला जाए और गाय का जो है उसका हिसाब नहीं लगाया जाए कि इससे आमदनी क्या हो रही है, बिल्कुल ना सोचा जाए। गाय को सिर्फ अपने सेवा के उद्देश्य, जैसे माता पिता की हम सेवा करते हैं, हम बच्चों की सेवा करते हैं, इसी प्रकार से अपने परिवार का एक सदस्य एक गाय को मान लिया जाए। आज हमारा निवेदन है दैनिक उपहार परिवार में अपने सदस्यों के कि हमारे परिवार के बच्चों की तरह, माता पिता की तरह, भाई बहनों की तरह एक परिवार का सदस्य गाय होना चाहिए। अब वो उसको कितना क्या खर्च हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, परिवार के सदस्यों का हिसाब ना लगाए। इसी प्रकार से हम जो है गाय का हिसाब किताब ना लगाएं। जो आज हमें मनीष जी से जो प्रेरणा मिली है, ये हमारा उद्देश्य है। और हैंड किया रमेश चंद मेहरा जी ने, आपका स्वागत है जी। धर्मवीर जी। हाँ जी धर्मवीर जी, जी 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 बिल्कुल, सभी को सादर नमस्ते। बड़े भाई साहब ने जो बात कही है कि जैसे कि सरकार गाय के ऊपर जो 900 रुपये देती है, 900 की जगह वो 9,000 भी देते तो कुछ नहीं होने वाला है। इस विषय में मैं अपने विचार रखना चाहूंगा कि जैसे हम ऋषि परंपरा के लोग हैं और हमने सरकारों के भरोसे जन्म नहीं लिया है, हमने जन्म लिया अपने पुरुषार्थ के ऊपर। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जितनी गायों को रखा था, क्या उनको सरकार 900 रुपये दे रही थी? क्या नहीं दे रही थी। उनका पुरुषार्थ था, वो ऋषि परंपरा के व्यक्ति थे, महापुरुष थे, और उनको गाय के महत्व के बारे में पता था, गाय का महत्व क्या होता है, इसलिए उन्होंने हजारों गायों को पाला है। और गाय के महत्व को जब तक हम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, वो गाय को नहीं रोकेंगे। रही बात दूसरी दूध की और इसकी, तो गाय दूध में कम है लेकिन वो अमृत के समान होता है, उसका महत्व बताना आवश्यक है लोगों को। और ये सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से हम मीटिंग कर रहे हैं, हमको जमीनी स्तर पर उतर कर कार्य करना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि लोगों की एक मानसिक स्थिति होती है, भावनाएं होती है कि सरकार कुछ करेगी। आपके पास में 10 से 15 हजार का मोबाइल है, क्या सरकार से कुछ कर खरीदा? क्या आपने सरकार के अपने खाते में पैसे डाले थे आपके कि 20,000 का मोबाइल खरीदो? आप 5,000 का मोबाइल भी खरीद सकते थे। इसलिए सरकारों के भरोसे कार्य नहीं करना है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने पुरुषार्थ होकर, ज्ञानवान होकर कार्य करना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अनुभव के अभाव में भी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अनुभव नहीं है कि गाय का महत्व क्या होगा, गाय के बेनिफिट क्या है, उनका लाभ क्या है, गाय क्या है, ये लोगों को पता नहीं है। गाय एक पशु के रूप में देखते हैं, इसलिए शायद वो आवारा घूम रही है। रही बात गायों की और गौशाला की बात हो रही थी थोड़े दिन पहले, अभी थोड़े दिन पहले क्या, कुछ समय पहले, कि गौशालाओं में गायों का अभाव है, कुछ है। तो मेरे गांव का भी एक उदाहरण दे दूं कि यहाँ पर सैकड़ों गायें आवारा घूम रही है। तो गायों को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, जो आवारा घूम रही है उनको सेव करो, गौशाला में रखो, अपने घर पे रखो। और बात हो रही थी अभी थोड़ी पहले कि जैसे कुत्ते की बात हो रही थी, कुत्ते को रखते हैं, तो ये लोगों की मानसिक स्थिति होती है कि वो कुत्ते को ज़्यादा महत्व देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो रखवाली करता है, कुछ भी करता है, उनको उसके बेनिफिट मालूम है। हम गाय के बेनिफिट को जब तक नहीं पहुंचाएंगे लोगों तक, तब तक गाय को उद्धार नहीं हो सकता। और हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा और जैविक खेती को बढ़ाने के लिए हम सभी को जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा। जी धन्यवाद धर्मवीर जी। और मैं चाहूंगा आदरणीय गणेश प्रसाद गौर साहब ने हैंड रेज किया था, गणेश प्रसाद जी गौर साहब को बुलाऊं इसके पास। पहले में जैसा कि हमारे धर्मराज जी ने कहा है कि गाय, और अभी एक कुत्ते का खर्चा आपने देखा, कभी पूछा? अभी सदन में कोई बताएगा जिनके पास कुत्ते हैं, एक कुत्ते का खर्चा कितना है?
गाय से भी बहुत ज्यादा खर्चा है, लेकिन कुत्ते से आमदनी 1 भी रुपए की नहीं है। जब हम कुत्ते की आमदनी को नहीं देख रहे हैं और गाय की आमदनी को देख रहे हैं, दूध से तोल रहे हैं या उसकी तो ये क्या क्या है भाई? कुत्ते से तो कोई आमदनी, दूध मिलता नहीं, घी मिलता नहीं, कोई कुछ देता ही नहीं। कुत्ता को तो घर में रखे और उसको भयंकर खिला रहे हो। इतना बड़े बड़े जो है कुत्ते रखते हैं, तो शेर जैसे कुत्ते पाल रखे हैं, और उनमें कम से कम एक कुत्ते का लगभग दिन में 200-200 रुपया खर्च होता हो, और ज्यादा होता हो, हमें पता नहीं, कि हम पाले नहीं है कुत्ते। लेकिन और गाय का जो है वो देती है, गाय गौमूत्र दे रही है, गोबर दे रही है, दूध दे रही है, कुछ न कुछ दे रही है गाय माता। लेकिन गाय को जो है हम हिसाब लगाते हैं कि हम तो 1 लीटर दूध देती है, जब तक देती है तब तक रखते हैं, दूध नहीं देती छोड़ देते हैं। लेकिन गाय, कुत्ता तो कभी नहीं देता है। इसमें जो आपने कहा है धर्मवीर जी ने, वो बहुत अच्छी बात है कि हमें कोई हिसाब किताब नहीं और हमें गाय को पालना चाहिए। आदरणीय गणेश प्रसाद गौड़ साहब, सादर आमंत्रित हैं। सदन को प्रणाम। जैसा ही धर्मवीर जी ने स्पष्ट कर दिया था, और मैं भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के भरोसे हमें नहीं जीना है, हमें हमारे भरोसे जीना है। और यदि जीवन में उत्थान की ओर जाना है तो हमें खुद पुरुषार्थ करके और गाय को अपनाना होगा, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं और प्राकृतिक खेती की बात कर सकते हैं। कल भी सदन में चर्चा हुई थी कि आप खुद करके और उसमें आप खुद अनुभव कर सकते हैं। ये कोई नई बात बताने की नहीं है, हमारे पूर्वजों से ये सब कुछ होते आया है और होता आ रहा है। सिर्फ बात है अपने अंदर एक बात जगाने की कि हमें करना है बस। सरकार क्या कर रही है, पड़ोसी क्या कर रहा है, दूसरों से क्या लेना है, दूसरा कुत्ता पाल रहा है तो हमें क्या है, हमें क्या करना है, बात बस यहाँ पे आकर रुक जाती है। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हम जितना दूसरों को बांटते हैं उससे कहीं ज्यादा हम खुद अमल करें और उस पर चलने की कोशिश करें। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और यदि जीवन में जिनको भी देख लो जो आगे बढ़े हैं, वो खुद आगे चले, दूसरों के भरोसे कुछ होने वाला है नहीं। आपको यदि अपने जीवन में कोई भी पथ पर आगे बढ़ना है तो आपको खुद चलना पड़ेगा। आप दूसरों के बनाए रास्ते पर नहीं चल सकते, आपको खुद रास्ता तय करना है और खुद आगे बढ़ना है। यही मेरी सदन से विनती है। और सोनी जी का जैसा प्रयास है कि स्व प्रेरणा से 18 लोग हम आगे बढ़े, तो एक तरफ गौशाला बहन जी ने बताई, कल्पना जी ने, कि उधर बस गौशाला में गाय आती हैं और उनकी दयनीय स्थिति है, और इधर एक स्व प्रेरणा से लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अपने जीवन में यदि खुद जागृति आ जाती है तो फिर कोई काम कठिन नहीं होता है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही गणेश प्रसाद जी। गणेश जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, शायद नेटवर्क। आप लोगों को आ रही किसी को सदन में? नहीं आ रही। जी जी जी, हेलो गणेश प्रसाद जी। हाँ, नेटवर्क। जी मनीष जी। और वह आगे बढ़ने के लिए जी गौर साहब बोलिए। लेफ्ट हो गए हैं शायद। जी मनीष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी भाई साहब, हम कहना चाह रहे थे, गौशाला और वृद्धा आश्रम का चोली दामन का साथ है। जब तक गौशाला रहेगी तब तक वृद्धाश्रम अनाथालय भी रहेंगे। जिस दिन गौशालाएं नहीं होंगी उस दिन ये सारी चीजें भी बंद हो जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे देश में, और जिसमें सबसे बड़ा वर्ग तो किसानों का है। जितनी गाय आज सड़क पर दिख रही है, अगर इनमें से प्रत्येक किसान एक गैया भी घर पे ले आए ना, अपने खेत में लाके अगर रख ले,
तो रोड से गाय हट जाएंगी, बिल्कुल गायों का संरक्षण अच्छी तरह से हो पाएगा, फिर किसी सरकार की किसी अनुदान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और गाय सही जगह पर चले जाएगी, उसकी अच्छी सेवा होगी, पुनः खेत और आर्थिक फायदा भी होगा। ओम जी बहुत एक बात सुंदर। और बता दूं मैं आप सभी को कि हम जितने किसान हैं ना, सिर्फ 1% किसान इस और बढ़ना शुरू कर दें तो भी गाय को ढूंढना पड़ेगा। मैं ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं आपको कि सिर्फ बिल्कुल सही बात है। 1% किसान एक मन बना ले कि गाय को हमको पालना है और इससे हमें बेनिफिट है, तो गाय ढूंढना पड़ेगा। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। आदरणीय गणेश प्रसाद जी, आपने अपना सुझाव दिया, सदन ने मार्गदर्शन दिया और निश्चित है इससे प्रभाव पड़ता है। और जैसा हमारे धर्मवीर जी कह रहे थे कि हम ऑनलाइन चर्चा कर रहे हैं, ये हम ऑनलाइन चर्चा कर रहे हैं तभी जो है समाज में संदेश जाएगा, क्योंकि इस ऑनलाइन में युगहर कार्यक्रम में संपूर्ण देश के विभिन्न राज्यों से हमारे युग साधक, गौ सेवक, वैज्ञानिक, किसान सभी जुड़े हैं, आम वरिष्ठ नागरिक, विद्वान जन जुड़े रहते हैं और इस दैनिक उगार में जो चर्चा होती है वह चर्चा वो समाज में करते हैं, वह चर्चा वह स्वयं अपने जीवन में वो उतारते हैं। तो निश्चित है कि इससे जो है लाभ मिलता है और हम सब अपने अपने क्षेत्र में जाएं और जाते हैं और इस विषय पर काम करते हैं, जो यहाँ से प्रेरणा मिलती है। मैं आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी ने हैंड रिच किया है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और जो है अपना सुझाव मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। ओम। सदन को नमन। सभी भाइयों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बड़ा गंभीर चिंतन का विषय चल रहा है, गाय के ऊपर चर्चा हो रही है। सनातन में गाय की चर्चा हमेशा होती रही है। गाय ना आसान सब्जेक्ट है ना क्लिष्ट सब्जेक्ट है। गाय बहुत सरल है। हमें गुस्सा आए उसके चेहरे की तरफ देखो, शांति मिलेगी। गाय को गौशाला में पालें, गाय को घर पे पालें, बड़ा विडंबना खड़ी हो जाती है। सरकार की योजनाएं मिलें ना मिले तो भी पालें। हम तो ब्राह्मण लोग हैं, ऐसा मानते हैं कि आदमी के जन्म से लेकर मरने और मरने के बाद भी उसके साथ में गाय रहती है। इतना बड़ा महत्व समाज अच्छे से जानता है, उसके बावजूद भी उसकी शक्ति को वो हमेशा हर काल में, सतयुग हो द्वापुर हो, सभी कालों में हमने देखा है कि उसके महत्व को कम किया गया। और पता नहीं ये गाय की किस्मत ही क्या है। हम तो भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता तो एक नारा बड़े जोर शोर से लगाते हैं, कौन हमारे सुखदाता, धरती गंगा और गौ माता। योगाहार के इस मंच पर प्रतिदिन इन तीनों चीजों की चर्चा होती है। धरती के स्वास्थ्य की चिंता होती है, गाय के स्वास्थ्य की चिंता होती है और गंगा के संरक्षण की बात होती है। मूल विषय शायद इस मंच का जो है वो धरती गंगा और गौ माता है और उसके संरक्षण के कार्य में सभी लोग लगे हुए हैं। प्राकृतिक खेती और गौ संरक्षण के लिए सरकारों के द्वारा प्रोत्साहन के कार्य होना चाहिए। माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने भी प्राकृतिक खेती के लिए कुछ संरक्षण की योजनाएं चलाई। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिले, प्राकृतिक जहर मुक्त खेती इस देश का किसान करे और वो फिर से समृद्धशाली भारत की कल्पना कर सके, इसलिए उसके आर्थिक सहयोग के लिए योजना है। खेती करने के लिए योजना नहीं है, उसके आर्थिक सहयोग के लिए। कहीं उसको उपज में कोई कम दाम मिल रहा हो तो उसके लिए उसका प्रॉफिट मिल जाए, उसका एक सहारा बन जाए। इसी तरह गाय को पालन करने के लिए राशि नहीं है। गौ पालन के लिए यदि सरकार 900 रुपए की राशि देती है तो ये उस गौ पालक किसान के लिए प्रॉफिटेबल होगी, उसके लिए सहयोग राशि होगी। वैसे गाय घर में ही पलेगी। गाय और इंसान का अपना एक संबंध है। गाय को जब भी आप गौशाला भेजेंगे वो वहां पलेगी नहीं, वो वहां दयनीय होगी, जीर्ण शीर्ण हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, क्योंकि उसका कनेक्ट
कनेक्शन जो है वो टूट गया है। 2016 या 16 के अंदर भारत की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा तीर्थ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां पर जाने के बाद जो सबसे आवाज आ रही है मेरी? बीच में फोन आ गया था, कट गया। वहां जाने के बाद जब हमने देखा तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि 120 गायों का एक गोष्ठ है और उस गोष्ठ के अंदर ग्वाल परिवार भी उन गायों के बीच में रहते। फोन परेशान कर रहा है मुझे। आप तो उसको काट दो, बस हो गया, अपनी बात रखो। अच्छा, फोन बार बार आ रहा है, परेशान कर रहा है। फोन आया तो फोन को काट दो। हाँ, वहां पर जो देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि गौशाला जो उनका डिजाइन है, उस गौशाला की डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उस गोष्ठ के अंदर जहां वो 120 गाय अपने बच्चों के साथ रहती हैं, अपने बछड़ों के साथ रहती है, उसके साथ में ग्वाल परिवार भी वहीं रहता है। ग्वाल मतलब जो उनको चराने वाला, जो उनकी व्यवस्था में लगा हुआ है, वह और उसकी पत्नी और उसके बच्चे, 4-5 सदस्य जो भी उसके परिवार के हैं, वो भी उन गायों के साथ वहीं रहते हैं। तो गाय एक परिवार का सदस्य उन्होंने माना है और उसी डिजाइन से वो उसका पालन पोषण करते हैं। गाय को जब तक पारिवारिक माहौल नहीं मिलेगा, जब तक स्नेह भरा हाथ नहीं मिलेगा, वह भी आपके कल्याण की बात नहीं करने वाली है। और गाय के लिए तो हमारे यहां पर यह पता है कि सहस्त्रार्जुन जैसा व्यक्ति ऋषि जमदग्नि के यहां से गाय को बालात खींच के ले जाने लगा। ऐसा समय भी आ गया कि एक गाय भी इस पृथ्वी पर नहीं बची और राजा जैसा व्यक्ति एक ऋषि आश्रम में जहां गौ संरक्षण हो रहा था, वहां से जबरदस्ती गाय को लेके गया और उसकी वजह से उसे जमदग्नि ऋषि का अपमान भी करना पड़ा। और जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम ने फिर सहस्त्रार्जुन के साथ युद्ध किया और पुनः गाय प्राप्त की। एक गाय के लिए इतना बड़ा युद्ध हमारे इतिहासों में अंकित है। गाय का इससे बड़ा महत्व और संसार को क्या मिलेगा, क्या समझ में आएगा? गाय के न होने से एक बड़ी समस्या है, किसानों को अभी फेस करना पड़ रही है। उस समस्या का सबसे बड़ा जो कारण है वो गाय है। आप सब हमेशा इस मंच पे ये शब्द आया है कि हम घोड़ा रोज से परेशान हैं। हम लोग रोजड़ों से, हमारे यहाँ देशी भाषा में उसे रोजड़ा कहा जाता है, रोजड़ों से परेशान है। सबसे बड़ा कारण घोड़ा रोज के पैदा होने का गाय ही है। यदि गाय का पालन परिवार में होने लग जाए, गाय का पालन घरों में होने लग जाए, अपने बाड़ों में होने लग जाए, तो ये समस्या आएगी नहीं। गाय का चरना जब से जंगल में बंद हुआ है, गौ नित्र का छिड़काव जंगल में होना कम हो गया। जंगल में गाय चरती थी, गौवंश चरता था, तो उसका नित्र जो होता है, गौनित्र जिसे हम गौ पेशाब भी कह सकते हैं, वो गिरता था जंगलों के अंदर और उसकी खुशबू से घोड़ा रोस नहीं आता है। अगर गाय का चरना बंद हो गया, वो घरों में बंधने लग गई, वो शहरों में रहने लग गई, थाने में, मंदिरों के आसपास बैठने लग गई, या अच्छे सभ्य घर जहां है, जहां सज्जन पुरुष रहते हैं, वहीं रहती है, वो खड़ी हो जाती है। वो तो प्रकृति को बहुत अच्छे से जानती है। पृथ्वी का गाय से सीधा सीधा संबंध है, सीधा सीधा संबंध है। जब भी धरती पे संकट आया, शास्त्रों में लिखा है कि वो गाय का रूप लेकर श्री हरि के पास गई, श्री ब्रह्मा के पास गई, ऐसे ही लिखा मिला है। इसका मतलब यह है कि गाय और पृथ्वी एक दूसरे के पूरक है। किसान को यदि अपनी किसानी करना है, इस धरती के से अन्न प्राप्त करना है, तो उसे गौ संरक्षण करना ही पड़ेगा। ये अंतिम सत्य है। धन्यवाद। मुल्ला जी, बहुत सुंदर आदरणीय शास्त्री जी। और एक धर्मवीर भाई साहब थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि आवारा गाय आवारा नहीं है, गाय मुक्त हो गई है, बस उससे किसान ने छोड़ दी है। धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शास्त्री जी। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की है आपने कि हमारे गौ शाला में ही गौ पालक का परिवार रहे और गौ गाय माता का जो है हमारे परिवार के रूप में हम जब रखेंगे। मेरे मन में एक बात आई है गाय माता की उस पर कि जो भी अभी सदन में हमारे भाई बहनों पढ़ते थे, एक बार आजमा के देख ले,
हमने ऐसा प्रैक्टिकल किया है और मैं बताना चाहता हूँ। गाय के महत्व की बात बताना चाहता हूँ कि गाय माता को आप पालिए और गाय माता को पाल करके आपके मन में जो पीड़ा है, आपकी जो समस्या है, आप कोई भी प्रकार की समस्या हो, गाय के कान में आप उनको बात रखिए, उनको आराम बड़े प्रेम से उनको भोजन कराइए, उनको पानी पिलाइए, उनको सहलाइए और उनसे आप प्रेम करेंगे और प्रेम करने के बाद अपनी बात रखिए, जैसा हम अपनी माता पिता से अपनी समस्या रखते हैं। अगर आपका समाधान ना हो जाए तो हम अपनी बात इस सदन में कह रहा हूँ, ये बात रिकॉर्डेड हो रही है कि किसी भी भाई बहन का कोई भी समस्या हो किसी प्रकार की, अगर वो गाय की मन से सेवा कर रहा है और गाय माता आपसे प्रसन्न है, आप उनके कान में अपनी बात रखिए, आपका समाधान निश्चित होगा, निश्चित होगा और निश्चित होगा। मैंने ऐसा आजमाया है और मैं यहाँ सदन में बता रहा हूँ, ऐसा करके देखिए। आपको अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाए तो कहीं भी किसी भी सरकार कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। आपके पूरे तीर्थ आपके द्वार पे, आपके घर पे ही है, ऐसा मेरा मानना है। मुनीलाल भाई जी, हम लोग है ना बिहार में जिनके शादियों में लेट हो जाते हैं ना, जिन लोगों की शादियां परेशानी आती है, शादी नहीं हो रही है, उनके लिए गाय का एक टोटका बताते हैं। गाय, पीली गाय, पीली रोटी और पीले चने की दाल गुरुवार के दिन खिलाइए, शादी हो जाएगी। जिनका गुरु नाराज है, गुरु जिनसे रुष्ट हो रहा है, कुंडली में ग्रह दोष आ रहा है, उनके लिए भी यही सूत्र है। पीली गाय, पीले चने की दाल, गुड़ और पीली रोटी, सारी चीजें पीली होना चाहिए और गुरुवार के दिन आप उनको माता जी को खिलाइए। ये तो सर्वविदित है, मतलब हर ब्राह्मण परिवार में जब आप जाते हैं पत्रिका का दिखाने के लिए, वो सबसे पहले यही कहता है कि गौ माता से जाके कहिए। गौ माता आपके संदेश को प्रसारित करती। गाय साहब वो अर्थ, धर्म, अर्थ सब कुछ वही है, सब कुछ। वो आपका वैद्य है, वो आपका डॉक्टर है, वो आपका कृषि वैज्ञानिक है, वो सब है। सिर्फ ये है कि हम जानते बूझते हुए भी शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को नीचे दबाए हुए और रसायन के नशे में मस्त होके और कृषि कर रहे हैं। भूल गए हम, सोरे बहुत शॉर्टकट चाहिए हमको, अब अल्प मेहनत नहीं करना चाहते हैं। 1000 गाय का ग्वाल होता था साहब। ग्वाल कहना भी आज की तारीख में एक गाय चराने वाले को कहना तकलीफदायक है। मैंने 120 का ग्वाल बोला है आपको पथमेड़ा में। 1000 गाय जिसके पास होती थी उसे ग्वाल बोलते थे। ये पदवी थी, पदवी। 1000 गाय वाले को ग्वाल बोलते थे। जिसके पास 10,000 गाय होती थी वो नंद कहलाता था, और जिसके पास 1,00,000 गाय होती थी, गोप कहलाता, 10,000 वाला गोप और 1,00,000 वाला नंद कहलाता था। और ब्रज मंडल में सबसे ज्यादा 9 लाख गाय के मालिक थे नंद बाबा, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ गौपालक थे, इसलिए उनको नंद बाबा। और उसके घर कृष्ण पैदा होता है और कृष्ण धर्म का रक्षक है। ये बहुत अच्छी चीजें हैं। गाय के लिए बहुत सारे प्रयोग हैं, अन्य कभी किसी दिन बताऊंगा कि ये करने से, गाय के साथ में ये खिलाने से ये इतने परिणाम आएंगे। गौ के महत्व को फिर से पुनः प्रतिपादित करने के लिए इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत जी। मनीष जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी, भाई साहब, मैं भी एक प्रैक्टिकल आपको बताना चाह रहा हूँ जो गाय के साथ मतलब मैंने भी किया। और ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल बोले उसको, विश्वास करके अगर आप करेंगे तो रिजल्ट जरूर आएंगे। हमने भी कहीं से सीख के आए थे। हम गए थे महाराष्ट्र के देवलापार में, मेहरा सर और मैं दोनों ही थे वहाँ पे। तो वहाँ हमको उन्होंने एक नई चीज बताई थी गौ माता को अध्यात्म से लेके, कि अगर मान लीजिए कुछ विशेष परिस्थिति, बड़ी कठिन परिस्थिति है आपके साथ में, है ना, तो उनने कहा था कि आप एक महीना 30 दिन आप बोले ट्रायल करके देखो। हमने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो भी गाय है या बाहर कोई सी भी गौ माता होना चाहिए देसी, तो उसको अपने सीधे हाथ की हथेली पर गुड़ को मतलब ऐसा लेपन कर लो हथेली पे और गाय माता के मुख के आगे कर दो। तो वो जैसे जैसे उसको चाटेगी
बोले आप ये प्रैक्टिकल करने के पहले जब आप ना करें, पहले अपने हाथों की छाप एक कोरे पेपर पे एक स्याही से या आप मोबाइल में फोटो लेके रख लो कि अपने हाथों की रेखा उसमें मतलब कि आ जाए, है ना। फिर बोले आप 30 दिन ऐसा करें और 30 दिन बाद आप देखें कि आपकी जो भी रेखाएं नुकसान की होंगी या किसी भी टाइप से किसी भी क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचा रही होंगी, 30 दिन के बाद आप पुनः अपने हाथों की रेखा को देखें, वो सारी की सारी बदल जाएंगी। और इसका प्रत्यक्ष सर प्रमाण मैंने करके देखा है, तो मैं आपको अपने फिंगर और वो सारी चीजें भी मतलब दिखाऊंगा, है ना। तो ये बिल्कुल यथार्थ है सर, ये होता है ऐसा। तो गाय जो है ना ब्रह्मांड की मतलब संरक्षक है ना, ब्रह्मांड को पालने वाली है, तो सारी शक्तियां उसको प्रदान है ना। लेकिन लोगों तक वो चीजें अभी पहुंची नहीं है या कहीं ना कहीं विलुप्त अपने ही हाथों से हो गई है सर, है ना। तो ये एक छोटा सा प्रयोग था जो हमने किया है। मैंने इसके बारे में आदरणीय मेहरा सर को भी बताया था, तो वो भी बड़े अचंभित थे, है ना। और आप थोड़ा मेहरा सर से भी इसके बारे में पूछिए, वो भी आपको अवगत कराएंगे सर। जी ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। मुझे हमारे बनखेड़ी के ग्राम गर्धा तहसील बनखेड़ी जिला नर्मदापुरम के आदरणीय मान सिंह गुर्जर जी हैं। मैं और रमेश चंद मेहरा जी वहाँ गए थे और उनके पास हमारी लगभग 2-4 दिन में उनसे संवाद होता रहता है। जो भी हमारे किसान भाई जुड़े हैं हमारा आपस में सबसे संवाद होता है। मान सिंह गुर्जर से हमारी बात हुई, बोले भाई साहब आप कुछ विषय को लेकर हुई, बोले आप ऐसा करिए अपने गौ माता, हम दर्शन करा देते हैं हमारे पास जो गौ माता है, बोले गौ माता के कान में अपनी बात रखिएगा, आपकी जो समस्या है। तो मैंने वैसे ही किया, तो जो अपनी बात रखी और वो हुआ जो जीवन में असंभव असंभव काम भी वहां ऐसे मैंने देखे हैं। और जो आज लोग इधर उधर भटक रहे हैं, इस तीर्थ के चक्कर काट रहे हैं, उस धाम के चक्कर काट रहे हैं, उस स्थान के चक्कर काट रहे हैं, और जो भटक रहे हैं लोग, गाय जो है ठोकरे खा रहे, उनकी गाय जो है भूखों मर रही है, प्यासों मर रही है, और वो इधर उधर भटक रहे हैं और वो जा रहे हैं, किराया लगाते, भाड़ा लगाते, वहां दान पुण्य करते, सब कुछ करते, और उनको आत्म शांति नहीं मिलती है। मैं तो कहता हूं कि हमारे तो यह देने के बाद परिवार की एक देन है। मैं चाहता हूं कि लोगों के साथ बैठा जाए, उनकी समस्या का समाधान बताया जाए कि आप अपने घर में एक गाय रखिए और गाय को भरपेट भोजन कराइए, पानी पिलाइए, उनकी सेवा करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। और ऐसा अगर महान पुरुष कहने लगे, जो ये कहते कि आप इतने मंगलवार या शनिवार यहाँ जाइए वहां जाइए, अगर वो ये कहने लगे कि आप जाइए, आपको अगर समस्या आपका समाधान चाहिए तो आपको एक गाय अपने को यहाँ पालिए, आपके यहाँ गाय है तो उसको भरपेट भोजन दीजिए, पानी पिलाइए, और जो है अपने पड़ोसी को किसी को एक गाय पालने के लिए प्रेरणा दीजिए। अगर ऐसा कहने लगे तो ये गाय हमारी, क्योंकि लोग जो आज लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है वो धर्म की ओर इधर उधर ज्यादा मोटिवेट किया जा रहा है, लेकिन जो यथार्थ है कि गाय में 36 करोड़ देवता का वास होता है, ऐसा लोग बताते हैं 36 करोड़ देवता का वास गाय में होता है। तो गाय ही हमारा सब कुछ धाम है, सब कुछ तीर्थ है, सब कुछ गाय है। गाय को छोड़ करके हम भटक गए तो जो है हमारा जमाना भटक गया है। हमें पुनः अपनी गाय के लिए आना पड़ेगा और गाय माता की ही पूजा पाठ और सारी चीजें करना पड़ेगी, तब हमारा परिवार सुखद और सुखद हो पाएगा और हमारा देश सुखद हो पाएगा। और किसी का कोई संवाद हो, कोई सुझाव हो, रमेश चंद मेहरा जी हो या कोई भी अन्य साथीगण है, तो सादर आमंत्रित है। आप लोग अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं, हैंड रीच कर सकते हैं, हम आमंत्रित कर लेंगे। और अब मैं, जैसा कि आदरणीय पवन कुमार जी ने आज मार्गदर्शन दिया है, जी आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। स्वागत है आपका। मैं क्षमा चाहता हूँ, बीच में मैं लेफ्ट हो गया था, ऐसे ही कुछ फोन आ गया एक, तो उसमें और क्या क्या बात हुई है, मेरे नाम बहुत आदरणीय मनीष जी ने भी लिया है, आपने भी लिया है, तो हम तो ऐसा है सहयोगी हैं। और मनीष जी के साथ हम वहां गए थे गुजरात, और भावनगर में हमने किस तरह से गाय की सेवा होती है ये देखा है कि लोग जो है बड़े बड़े करोड़पति लोग आते हैं और रात के 11 बजे तक गाय की सेवा करते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा। वहां जितने भी हीरे के व्यापारी हैं, सोने के व्यापारी हैं, सब 8 बजे के बाद उस गौशाला में आते हैं
और जिस तरह से भी जहां से भी घायल गाय है या किसी भी तरह की, वो आते हैं और उनकी सेवा करते हैं। बीमार गाय का पट्टी खुद अपने हाथों से करते हैं, हमने देखा। इसी तरह से देवला पार में भी हमने बहुत मतलब ऐसी गायों को भी देखा है कि जो बहुत बीमार है, उनकी भी वहाँ वो हो रही है। प्रतिदिन वहाँ आरती होती है गौ माता की, और गुड़ वाला प्रयोग जो मनीष जी ने बताया वो निश्चित रूप से वहाँ होता है, वहाँ लोग करते हैं। और लोगों को बहुत गाय के संबंध में वहाँ तो लगभग 600 गाय हैं और सब जंगल में चरने जाती हैं, और उनके गोबर और गोमूत्र सही वहाँ पर सारा काम होता है, ये हमने देखा है। जी ओम। और जैसा कि मनीष जी ने कहा है कि ड्राई गौशाला के संबंध में हम लोग कुछ सोच रहे हैं, वो भी कुछ देखते हैं, अभी मन में है आगामी योजना क्या क्या हो सकती है। जी ओम। सदन को जी धन्यवाद। आदरणीय रामाधर जी सादर आमंत्रित हैं, आप अपनी बात रखें, आपका स्वागत है। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सेशन के अंतिम वक्ता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय पवन सर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आज की जो चर्चा हुई है और आपने जो हम सबको मार्गदर्शन दिया है कि हमारे 525 में व्यवहार उत्सव के बाद क्या परिवर्तन आया, क्या हम लोगों ने उससे प्रेरणा ली, और क्या क्या हमारा रह गया है जो हमारे घोषणा पत्र में और शपथ पत्र में जो चर्चाएं हुई थी, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो चर्चा हुई है उसके बारे में मैं फाइनल कमेंट, चूंकि आपका पूर्ण नहीं हो पाया था, आदरणीय मनीष जी का नेटवर्क प्रॉब्लम थी उस समय, तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ पवन कुमार जी को कि वो आए और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी नमस्कार ओम सभी को। बहुत सुंदर आज की भी चर्चा बहुत सुंदर रही है गौ माता के ऊपर और उसके संरक्षण के ऊपर। हमारे दुख हरण के रूप में एक नई चीज जो बताई है कि अपनी समस्याएं गौ माता के कान में कह दो, समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारे भाग्य की रेखाएं भी अगर कुछ वो हो रही हैं तो उसका भी 1 महीने में निदान हो जाएगा। ऐसा ये सब चीजें जो अनुभव आधारित हैं और जो हम इसको कह रहे हैं, और इसको एक हमें प्रेरणा दे रही है कि हम गौ माता की दिल से संरक्षण भी करें, सेवा भी करें, और उससे हम जो हम प्रकृति के साथ हम जो जुड़ रहे हैं, प्रकृति के धरती माता के साथ जो जुड़ रहे हैं, उसमें गौ माता का एक विशिष्ट स्थान है। हमारे ग्रंथों में भी, हमारे संस्कृति में भी इसको एक बहुत स्थान दिया गया है। लेकिन ये स्थान किसी कारणवश जरा सी उसमें कमी आई आने वाले समय में। कई तरह की आधुनिकता की जो दौड़ है उसमें हम अपनी जो प्राचीन उसको भूल गए थे। थोड़ा सा फिर से एक ये जो प्रयास हो रहा है, अभी हम 1% पर नहीं पहुंचे हैं। 1% पर पहुंचने पर भी एक समय लगेगा, और लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर हम अच्छी तरह से एक नियोजित तरीके से इस काम में काम करते हैं, अनुभव बांटते हैं, तो जरूर इसका लाभ हमें मिलने वाला है। और भारत जो था एक सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहलाता था कि उसमें यहाँ सोना था। उसका सोने की चिड़िया होने का एक प्रमुख कारण हमारी गौ माता और उस पर आधारित हमारे जो जीवन शैली है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसका हम पुरानी अपनी सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, सब लोग अपनी क्षमता के अनुसार जो भी प्रयास कर सकते हैं उसको कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथियों ने आपने आज महत्वपूर्ण विचार दिए हैं, और मुझे आशा है कि इसका लाभ हमें जरूर मिलेगा। हमारे साथी रूबी राम जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में कुछ दिन पहले हमारे बीच में आए थे। रोज मैं देखता हूँ वो अपनी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, लेकिन उनको भी एक बार बुला करके, क्योंकि उन्होंने भी गौ संरक्षण के ऊपर बहुत सारा काम किया है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। अभी उन्होंने स्ट्रगल भी बहुत किया उसमें, कई सारे उसमें। और पिछली बार जब मैं और डॉक्टर भट्ट उनसे जाकर के मिले थे, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में गौ माता के ऊपर जो व्यथा हो रही है उसका भी उन्होंने अनुभव अपने साथ साझा किए। तो ऐसा करके हम आने वाले समय पर उनको भी सुनने का प्रयास करेंगे, और उनके अब जो नई चीजें आ रही है, जो नया काम कर रहे हैं, उनको भी सुनेंगे। बाकी
आज का वार्ता बहुत सार्थक रही है। बहुत सारी नई चीजें हमें सीखने को सुनने को मिली हैं। आशा है कि हम सब लोग मिलकर के इस धर्म के रास्ता जो है, यही हमारा धर्म है कि हम गौ माता की रक्षा करें। इसी धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो हमारी कई समस्याएं का समाधान स्वतः ही मिल जाएगा। आज का मेरे समझ में तो यही निष्कर्ष निकला है। तो ये माध्यम है, गौ माता एक माध्यम है। इस माध्यम का हम करते हुए निस्वार्थ रूप से उसकी सेवा जब करेंगे तो हमारी भी बहुत सारी समस्याएं का समाधान मिलेगा। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जी सर, आपका सब धन्यवाद। आपने जो कहा है कि विशिष्ट समस्याओं का समाधान गाय सेवा से ही निकलेगा, हम सबको विचार करना है। मन में भाव आ रहे होंगे। हमारे कई बुद्धिमान भाई बहन इस सदन में जुड़े हुए हैं कि कैसे क्या किया जा सकता है। युक्तियां आप लोगों के मन में आ रही होंगी, आएंगी ही, तो निश्चित है उसको धरातल पर उतारने के लिए, हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए आप जरूर उसको लिख लें ताकि आपको ध्यान रहे। क्योंकि हम जब किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो उस समय ऐसा लगता है कि सब समाधान अपने मन में आ जाता है, फिर दूसरा विषय पर चर्चा होती है। क्योंकि दैनिक युवा कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर चर्चा होती रहती है तो वो पीछे वाला विषय हम भूल जाते हैं। ऐसा हमारा निवेदन है कि कोई ऐसा भी मैं चाहूंगा सदन से कि एक डे बाई डे या दिन या कोई एक विषय विशेष कर ऐसी चर्चा बाद में फीडबैक लिया जाए। अब हम फीडबैक लेंगे। 525वां इटारसी जिला नर्मदापुरम में हमने उत्सव मनाया था, युग उत्सव कार्यक्रम मनाया था। उसमें हमने एक जैविक शपथ ली थी। शपथ लेने के बाद एक नर्मदा घोषणा पत्र के नाम से एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। वो घोषणा पत्र में सभी भाई बहनों के हस्ताक्षर थे। उस घोषणा पत्र में और शपथ, जैविक शपथ जो अपन ने ली थी उस पर, और उस समय से आज 6 महीने हो गए हैं, क्या प्रगति हुई है, क्या छूट गया है, क्या बदलाव आया है, इस विषय पे हम आगे चर्चा करेंगे। आज अगर और किसी भाई बहन को कोई सुझाव देना हो, हमारे शरद भैया भी उपस्थित हैं, अन्य साथीगण उपस्थित हैं, तो डॉक्टर साहब हैं और दिनेश जी है। अच्छा जी, हैंड रेज बहुत है। चलिए रामाधर जी, आपका हैंड रेज है, मैं सबसे पहले आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए, अपनी बात रखें। फिर हम आदरणीय रूमी राम साहब जायसवाल जी, आपका स्वागत है। आप सबको मेरा सादर प्रणाम सर, और मैं आप सबके विचार सुन रहा था और मेरा सौभाग्य है कि पवन सर जी जो हमारे लिए मार्गदर्शक ही नहीं, हमारी एक आत्मिक ताकत भी है, मेरे सदन में आए थे। मैं थोड़ा सा किसी चीज को छुपा करके बोलना अच्छा नहीं समझता हूँ। मेरा बार बार एक ही कहना है कि अगर हम ये बोलते हैं कि सरकार के बिना हम लोग चल पाएंगे, ये थोड़ी देर के लिए तो हम जरूर चल सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज की एक उम्र होती है। ये मैं जो जिस सदन को आज मैं चला रहा हूँ, मेरी चिंता का मुख्य कारण है कि कल मेरा बेटा चलाए या ना चलाए, और जो भी व्यक्ति चलाता है उसकी ताकत भी एक दिन क्षीण हो जाती है। लेकिन मेरी गौशाला और मेरी गौ माता निरंतर जीवित रहनी चाहिए, गौशाला चलती रहनी चाहिए। इसके लिए हमें बिना व्यवस्थाओं के साथ संलग्न होकर के नहीं हम रह सकते, नहीं चल सकते। मैं ज्यादा न कहते हुए इतना जरूर आप लोगों से निवेदन करता हूं कि पवन सर जैसे और आप जैसे व्यक्तित्व जब तक अपने अपने जिलों के, अपने अपने प्रदेशों की गौ सेवा आयोग में अच्छे सक्षम पदों पर नहीं बैठते हैं, वहां पर वो लोग आसीन हैं जिन्होंने कभी गौ माता के गोबर या गौ माता के सेवा में मुझे नहीं लगता कि बड़ा जीवन व्यतीत किया हो। मेरा निवेदन है कि हमें शासनिक और प्रशासनिक जो पद हैं वहां पर भी गौ सेवकों को ही पहुंचाना होगा, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और एक और मैं ये अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा कि यदि हमें भारत में श्वेत क्रांति लानी है, हरित क्रांति लानी है, तो हमें सरकारों को मजबूर करना होगा कि
वे हर एक न्याय पंचायत स्तर पर ड्राई डेयरियां जरूर खोलें। आप जो ये जगह जगह भटकती हुई गायों को देख रहे हैं, ये इनका समाधान तभी हो पाएगा यदि हमारे पास ड्राई डेयरियां होंगी। मैं 2 गायें पालना मुश्किल समझता हूँ, लेकिन 2000 गायें पालना मुझे दिक्कत नहीं होगी। और मुझे वही, मैं अपनी गौशाला में उन्हीं गायों को रखना अच्छा समझता हूँ जो बिल्कुल दूध ना देती हों। दूध वाली गायें जो प्रोग्रेसिव डेयरी में आती हैं, वे वो लोग चलाएं जो रोजगार की दृष्टि से काम करना चाहते हैं, लेकिन जो धार्मिक दृष्टि से काम करने में सक्षम लोग हैं, उन्हें ड्राई डेयरियां चलानी चाहिए, सूखी, जिन्हें कोई ना देखता हो, जिसमें नंदी हो, बूढ़ी गाय हो, बांझ गाय हो। ये हमें करना होगा, लेकिन हमें गौ सेवा आयोग को जरूर अपने हाथ में लेना होगा। बहुत सी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जो हवाई हैं, मैं इसका शिकार हुआ हूँ। और जगह जगह पर हमारे काश्तकारों को एक बड़े बड़े विज्ञापन दे दिए जाते हैं कि अगर आपने मशरूम का काम किया तो इतने बड़े संपन्न हो जाओगे। ये केवल चढ़ जा बेटा सूली राम भला करेगा वाले नारे हैं। बहुत परिवारों को मैंने डूबते हुए देखा, लेकिन मेरा पुनः यही आग्रह रहेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है, या मैंने जो बोला वो आप सबको अच्छा लगेगा। शायद इसमें बहुत लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगी होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो मेरे अनुभव है वो शेयर करना मेरा फर्ज था। और मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार सर, और बहुत सुंदर आपने महत्वपूर्ण बात की है और सबको अच्छी लगी है। और जब आपकी बात आदरणीय पवन सर जी ने रखी है और आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी और उनका आपसे मिलन हुआ और उन्होंने देखा आपके मार्गदर्शन, आपसे अभी 2 दिन पहले भी आपने मार्गदर्शन दिया था इस सदन में। आपने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि चलते रहने के लिए बहुत जरूरी है। और एक उदाहरण के लिए जो एक राशि आती है, हम उस राशि को दूसरे रूप में ले लेते हैं। अगर एक गाय के लिए अगर सरकार एक दिन का 20 रुपए दे रही है, ठीक है, दे रही है ना। हमने इटारसी में एक कार्यक्रम कराया, उस कार्यक्रम में हमारे रूप सिंह जी जैविक मूंग लाए और उन्होंने सुबह से उसको अंकुरित मूंग का हम सबको नाश्ता करा दिया। अगर रूप सिंह जी नाश्ता करने के लिए मूंग लाए तो अब हम उसमें कहेंगे अरे वाह, इससे क्या होता है, इससे मूंग से, अकेले मूंग से क्या होगा, इसमें तो और भी चाहिए था। अब 4 लोग चर्चा करेंगे मूंग खिलाने से क्या होता है, मूंग से क्या होता है, इसमें तो हमें जलेबी भी चाहिए, इसमें हमें मीठा भी चाहिए। ऐसा नहीं है। रूप सिंह जी आपके लिए मूंग लाए हैं, आपको और अन्य जो चीजें करना है वो करिए, लेकिन इनका तो सहयोग है इसमें। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी भोजन लाए, आपको उसके साथ और कुछ करना है तो कर लीजिए। यानी ये सहयोग किया है। हम यात्रा कर रहे हैं, किसी ने आके चाय पिला दी आपको रास्ते में, किसी ने आपको नाश्ता करा दिया, किसी ने बिस्किट खिला दिए, किसी ने केला खिला दिए, ये सहयोग किया है। सरकार इसी प्रकार का, आप गौ पाल रहे हैं तो सहयोग कर रही है, ना कि गाय का पूरा ठेका सरकार दे रही है आपको। आप गौ पाल रहे हैं। अब हमने क्या किया कि अरे वाह 20 रुपए में गाय पलती है क्या, 900 रुपए में गाय पलती है क्या। हाँ, इस प्रकार की हम भाव जो रखते हैं वो गलत है। सरकार के सहयोग, जी बिल्कुल, तुरंत आपके ही पास आ रहा हूं। सरकार सिर्फ जो है सहयोग कर रही है कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, एक प्रोत्साहित कर रही है, उसको उस प्रोत्साहन राशि के रूप में लिया जाए और इसको इस राशि से न लिया जाए कि इसमें क्या होता है। आदरणीय साहब वर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सदन में अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। देखिए साइलेंस दिखा रहे हैं आदरणीय साहब वर्मा जी। जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। जो गाय पे चर्चा हो रही है तो बहुत मन को सुकून मिलता है कि गाय के ऊपर इतनी विस्तृत चर्चा, और जो मनीष जी ने बातें करी है और जो मनीष जी ने सीख के इतना आगे बढ़े हैं, मैं उन्हें बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि वो एक सही दिशा में उन्होंने अपने कदम बढ़ाए हैं। गाय की व्यथा और गाय का जो रूप रोड पे देख के ही मुझे पशु चारे की कमी है। आज मेरे जिले में सभी गेहूं बहुत उगाते हैं, मूंग उगाते हैं, लेकिन मैं पूरा पशु आहार उगाता हूं। मेरे पास सिर्फ पशु आहार है। मैं आज अगर किसी को 10,000 कुंटल भी चाहिए होगा तो मैं पशु आहार देता हूं।
कल एक किसान आए थे जो गाय के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर पशु आहार ले जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ये पशु आहार ले जा रहे हैं तो गाय में क्या दिक्कतें क्या आती है आपको? बोले थे कि साहब अब जंगल है नहीं, भूसा बहुत महंगा हो गया है, 10-12 रुपए किलो भूसा हो गया है और आप मुझे 7 रुपए में इतना अच्छा दाना देते हैं। मेरा गाय का दूध बढ़ गया है और जो 2 लीटर दूध देती थी वो गाय मेरी 2.5 लीटर दूध देने लगी है। मुझे बड़ा सुकून मिला कि यार चलो अपन कहीं ना कहीं किसी एक गाय वाले के भी काम आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गौशालाओं के तो काम आ रहे हैं। तो पशु आहार एक अच्छा पशु आहार, बहुत भारी कमी थी पशु आहार की, और जो एक अच्छा पशु आहार, आजकल हार्वेस्टर से गेहूं कटते हैं तो उसमें जब हार्वेस्टर से कटते हैं और जब नीचे भूसा गिरता है उसको जब अपन भूसा मशीन से कलेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ अनाज नहीं रहता बिल्कुल। पहले क्या होता था, दामन होती थी, थ्रेशर चलती थी, छोटी बालियों में रह जाता था और जब अपन लोग थ्रेशर चलाते थे या दामन करते थे तो वो दाना जो भूसा रहता था वो एक दाना युक्त रहता था जिससे गाय की जो हालत है वो सुधर जाती थी। और आजकल जो डेयरियां जैसे फेल हो रही हैं, मेन कारण है कि उनके पास अच्छा पशु आहार नहीं है, वो सूखा भूसा खिलाते हैं। अब सूखा भूसा खिलाएंगे तो क्या होगा उनकी गाय का, आखिर